हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो आपके सामने इमेजेस अभी हैं, ये एंटार्क्टिक का आइस एक जो मेल्ट हो रहा है, ग्रीनलैंड से एक इमेज ली गई है। दूसरी इमेज हमने रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन से ली है। एक और इमेज गल्फ स्ट्रीम की ली हुई है। सो दीज आर डिफरेंट इमेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट इनका क्या कनेक्शन है आपस में? वाई आर दीज इमेज हेयर? बिकॉज इनका रिलेशन है विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या है। That is what our topic is today, to learn about climate tipping points. क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या है, इससे अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्लाइमेट पे इसका क्या असर होगा, और ओवरऑल ऑन द प्लैनेट अर्थ इस पे कैसे हम डील कर पाएंगे, एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस और डैमेजेस. सो लेट अस स्टार्ट with understanding the tipping. What is climate tipping? It is the point or the climate typical points, critical threshold beyond which natural systems shift permanently. Important word here is shift permanently. ठीक है, क्या मतलब है इसका कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद क्लाइमेट या जो शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कि वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई विल हेल्प यू विद एन एग्जाम्पल. आप ऐसा समझ लो कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं. एक इंसान उसमें है जो आराम से सुन रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और दूसरा आदमी उसे सुनाए जा रहा है. पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इंसान भी वापस रिएक्ट करेगा. जब तक वो सुन रहा था ठीक था, लेकिन एक पॉइंट आया जहां पे उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई और उसके बाद उसने रिएक्ट किया. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड मतलब द लिमिट बियॉन्ड विच देयर इज ए चेंज. तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट भी ऐसा ही है, वो पॉइंट जिसके बाद चेंज आएगी, और चेंज भी कैसी? इरिवर्सिबल. मतलब ये कि उसके बाद आप कुछ भी करो, कितना भी करो, दैट विल बी टोटली इरिवर्सिबल. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज शिफ्ट्स परमानेंटली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. परमानेंट शिफ्ट आ जाता है, इरिवर्सिबल चेंज आ जाती है. इसके पीछे क्या रीजन है? तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे. यू गॉट द क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्या है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है. हैव यू अंडरस्टूड दिस कि टिपिंग पॉइंट क्या है? नाउ व्हाई डज दिस हैपन? इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए हमें दूसरा पॉइंट समझना पड़ेगा, द फीडबैक लूप. फीडबैक लूप क्या है? आप ऐसा समझ लो अभी वाली एग्जाम्पल में कि वो जो इंसान दूसरे इंसान को सुन रहा था, और जब उसने रिएक्ट किया, उसके बाद अगर पहला बंदा भले ही हाथ जोड़ के भी माफी मांग ले, दूसरा बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो कंटिन्यूअसली वापस अटैक करता जा रहा है. दैट इज द फीडबैक लूप इन द क्लाइमेट एज वेल. उसके बाद यही हम क्लाइमेट के साथ लिंक करें तो आप चाहे उसके बाद कितनी भी चीज़ें करो, अपना टेम्परेचर रिड्यूस करने की कोशिश करो और मेनी अदर एक्टिविटीज़, डिकार्बनाइजेशन, बट एक फीडबैक लूप की वजह से एक सेल्फ परपेचुएटिंग फीडबैक होने लग जाता है. दैट मीन्स कि उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ट्रिगर मैकेनिज्म हटा भी दो, दैट मीन्स कि अगर आपकी वजह से कहीं पे आइस मेल्ट हो रही है और वहां पे जो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है वो क्रॉस हो गई है, उसके बाद आप वो चाहे हटा भी दो, उसके बाद आपका कुछ करना या ना करना मैटर करेगा ही नहीं. इट वोंट मैटर एट ऑल, बिकॉज उसके बाद सब कुछ अपने आप चलता रहेगा. थिंग्स विल हैपन. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर जो आपको जानना है? क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है? ये एक थ्रेश होल्ड है जिसके बाद रिकवरी बहुत मुश्किल है. दूसरा, इसमें फीडबैक लूप होता है कि अगर आप ट्रिगर चीज को, जो ट्रिगर है उसको हटा भी देंगे तो ये चीज रुकेगी नहीं. दिस इज व्हाट द मेन थिंग हियर इज. ये दो पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है. इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होंगे, दैट वी विल लर्न. अभी हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि टिपिंग कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है. सी, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन आवर अर्थ जहाँ पे टिपिंग इज लाइक कि बस होने ही वाली है. इसमें से अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट देखें, दिस इज द ग्रीनलैंड आइस शीट नंबर 1 एंड लेब्राडोर इरमिंगर सी कनेक्शन. ये दो, प्लस द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट लॉस. ये तीन मैंने क्यों हाईलाइट किए हैं? अगर आप यहाँ पे कलर देखेंगे, दीज आर डार्क मरून कलर के हैं, बाकी के कलर अलग है. यहाँ पे अगर आप येलो कलर के देखेंगे तो दे कैन टेक अनदर 3 to 5 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर. मतलब वहां पे अभी टिपिंग पॉइंट क्रॉस करने के लिए और 3 से 5 डिग्री तक का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तब भी थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हो जाएगा. द थ्रेशहोल्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज येट इट विल टेक अनदर 3 to 5 डिग्रीज. लाइकवाइज जो दूसरा आपको ये वाला कलर दिख रहा है अबाउट दिस वन, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसके लिए भी ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए अभी.
2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में। सो दैट मीन्स कि अभी वहाँ पे स्कोप है। दैट डजेंट मीन कि हम इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देंगे, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, बट राइट नाउ आवर प्राइमरी कंसर्न या मेन कंसर्न जो है दैट इज ग्रीनलैंड आइस शीट। और ये जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इनका अभी थ्रेशहोल्ड आने ही वाला है, दे आर अबाउट देयर, जहां पे इनकी रिकवरी फिर नहीं हो पाएगी। हम कितनी भी कोशिश कर ले, दे विल नॉट बी रिकवर्ड, बिकॉज उनका क्लाइमेट जो है पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, जो थ्रेशहोल्ड पॉइंट है ना वो क्रॉस हो जाएगा। और हम चाहे कुछ भी कर ले, उसके बाद क्या आएगा वहां पे? फीडबैक लूप जो उसका चलेगा, ट्रिगर हटाने के बाद भी फिर ये चीजें नहीं रुकेंगी। और अगर आप करंट अफेयर्स के साथ टच में हो तो आपको पता होगी एंटार्क्टिक आइस के बारे में। इन द न्यूज़ की वहाँ पे इतने 1000 साल पुराना वायरस है जो एक्टिव हो गया है। दिस न्यूज़ आर ऑलवेज देयर, ये हो रहा है, दिस इज नॉट समथिंग जो होने वाला है, इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। जो ग्रीनलैंड आइस शीट्स है, ये भी न्यूज़ में रहता है एवरी नाउ एंड देन कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है। द गल्फ स्ट्रीम एंड द करंट, ये भी न्यूज़, दीज आर इन न्यूज़ एवरी नाउ एंड देन, एंड यू विल रियलाइज ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। दैट मीन्स कि वो थ्रेशहोल्ड के पास पहुँच चुकी है। सो इट इज़ हाई टाइम वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, अदरवाइज एक बार वो फीडबैक लूप में फंस जाएंगे, आप ट्रिगर हटा भी दोगे तो चीज़ें चेंज नहीं हो पाएंगी उसके बाद। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? 2 चीज़ें आपको यहाँ तक समझनी चाहिए पड़ेंगी। फीडबैक, जो यहाँ पे मैंने बोला था फीडबैक लूप, फीडबैक लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप फीडबैक लूप समझ जाएंगे तो आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, आप इसको लेके इतना कंसर्न क्यों है। बिकॉज वंस द फीडबैक लूप इज अचीव्ड, उसके बाद कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करेंगे आप, चीज़ें नहीं बदलेंगी। राइट नाउ वी हैव वेरी मच स्कोप इफ यू लुक एट द मैप। अगर हम यहाँ पे दिस साहेल वेजिटेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको पता होगी एक ग्रेट अफ्रीकन वॉल बन रहा है, ग्रीन वॉल बन रहा है यहाँ पे इस रीजन में, बिकॉज दे आर कंसर्न। उनको भी पता है कि एक पॉइंट आएगा उसके बाद हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे। इट इज़ बेटर कि हम अभी रिकवरी कर ले इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि हम बाद में रिकवरी कर ले, क्योंकि बाद में हो ही नहीं पाएगी। इज इट क्लियर? लाइकवाइज बाकी जगहों पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी डाई बैक एंड ऑल, ये हम आगे देखेंगे कि कैसे फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, फीडबैक लूप जो है ना वो कैसे काम करेगा। आई विल हेल्प यू विद सम एग्जांपल्स एज वेल। अभी तक आपको समझ में आ गया क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है, एक थ्रेशहोल्ड है, एंड फीडबैक क्या है। दिस इज द बेसिस ऑफ आवर लेक्चर, फीडबैक और क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। This is very important. These are the 2 things that you need to understand. This map is important ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, किस पार्ट में। ठीक है? तो ग्रीनलैंड, लैब्राडोर एंड वेस्ट एंटार्क्टिक, दीज आर द वर्स्ट इफेक्टेड राइट नाउ। बाकी के भी अगर आप देखेंगे, परमाफ्रॉस्ट रीजन हो गया, यहाँ पे साइबेरिया का हो गया, बेरेंट सी में भी आइस कैप्स मेल्ट हो रही है, पोलर रीजन में हो रही है, अमेजोन फॉरेस्ट एंड लो लैटिट्यूड में कोरल्स, दिस वन कोरल रीफ्स पे भी असर हो रहा है। आपको पता होगी इनको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होगी, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि ग्रो हो जाए, अदरवाइज इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती है, दैट वी विल लर्न व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कोरल्स। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली कि इनको लेके भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नाउ अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अभी मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे दी, इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आराम से समझ में आ गई होंगी, जैसे कि आइस शीट कोलैप्स। आइस शीट कोलैप्स के बारे में अगर आपको पता होगी, इट्स वेरी सिंपल। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आइस शीट्स जो हैं पोल्स में, एंटार्क्टिक में, वो कोलैप्स हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होगा, यू नो द लेवल ऑफ द वाटर विल राइज एंड अदर थिंग्स। बट एक चीज़ जो आपको शायद कंफ्यूज कर रही हो कि ओशन जो है सर्कुलेशन डिसरप्शन, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, लैब्राडोर इरविंगर सी कन्वेक्शन या अटलांटिक मेरिडोनियल ओशनिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये अभी मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल की वजह से समझाऊंगा ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारा मैप है ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो आपको एरोज दिख रहे हैं, दीज आर द एरोज जो ओशियन करंट्स बताते हैं। व्हाट आर ओशियन करंट्स? दिस इज द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। इतना तेज नहीं चलता है, बट दिस इज द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ये एरोज हमें डायरेक्शंस दिखा रही है। अभी हम सिर्फ इस एरिया पे फोकस करेंगे, दिस एरिया, ओनली दिस मच, यहाँ पे अटलांटिक में, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट इफेक्टेड एरिया ड्यू टू द मैकेनिज्म दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आप ये रेड कलर के एरोज देख रहे हैं तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी चल रहा है, दैट इज द
एरोज जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, और जो ब्लू वाले हैं दैट इज द कोल्ड वाटर करंट्स, कोल्ड ओशियनिक करंट्स। दो तरह की करंट्स होती हैं, वार्म और कोल्ड। वार्म वाली वो होती है जो नॉर्मली आपको इक्वेटोरियल एरियाज के पास से जाती हुई दिखेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, तो ओशन करंट्स भी वार्म रहती है। बट जो पोल से आ रही है, बिकॉज पोल्स में टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे जो ओशन करंट्स होंगी वो भी ठंडी होंगी। दैट इज वाई दे आर कोल्ड करंट्स। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं अभी मार्क करके दिखा रहा हूँ दिस रीजन। क्यों? जस्ट अ मिनट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप ये रीजन देख रहे हैं, ग्रीनलैंड वाला एरिया जो है, ग्रीनलैंड वाले एरिया में आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे मैंने अभी बता दिया था कि ये क्लोज है टू द क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, मतलब ये मेल्ट हो रहा है। अब इमेजिन करो, सो मच ऑफ वार्म वाटर जो यहाँ पे था, यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है ऊपर से ग्रीनलैंड से, मेल्टिंग जो सैलिनिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी। उसकी वजह से जो यहाँ पे हमारा इक्वेटोरियल करंट चल रहा था, उसके बाद दिस एरो यहाँ से जो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये इस पे असर पड़ेगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सैलिनिटी एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीनलैंड जो मेल्ट हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू मेंटेन द टेम्परेचर्स इन यूरोप। दिस इज यूरोप। यूरोप के पास जब अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है ना, तो वहां पे इस वजह से ज्यादा इंटेंस कोल्ड नहीं होती है, बिकॉज दिस इज अ वार्म करंट। जब वार्म करंट रहेगी तो वहां पे टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। अब इमेजिन करो कि ये ड्रिफ्ट ही जो हो रही है नॉर्थ अटलांटिक, ये पूरी की पूरी इंपैक्ट हो जाएगी द क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स एंड ऑल, जो भी मैंने अभी आप तक बताया था। अगर ये इंपैक्ट हो गई तो जो भी वार्म करंट्स यहाँ पे यूरोप को बचा रही थी फ्रॉम द कोल्ड, they will be very badly affected and that will lead to very severe winters in this. प्लस यहाँ पे और भी जो कोल्ड करंट्स प्लस वार्म करंट्स मिल रही है, आपको पता होगी ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, ये एरिया फिशिंग के लिए अच्छा होता है। अगेन दैट थिंग विल ऑल्सो बी affected. So that is why it's very important to take care of this, क्योंकि ये on the verge of crossing the threshold है। We have to immediately take care of these things. These have already started to melt. दिस इज वॉट आई टॉट यू अप अंटिल नाउ। यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर ये वीक हो गया तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, देयर विल नॉट बी सर्कुलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगी, तो इंग्लैंड पे असर आ जाएगा। द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द फिशिंग सेक्टर, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। मूवमेंट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। राइट नाउ दिस इज ऑल यू नीड टू नो, बिकॉज ये काफ़ी अलग टॉपिक है ज्योग्राफी का, द ओशन करंट्स। बट राइट नाउ दिस इज ऑल यू नीड टू नो। आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि कैसे इस पर असर पड़ने की वजह से ओवरऑल इंग्लैंड का वेदर हो गया, सॉरी यूरोप का हो गया, इट विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? नाउ क्या इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे सच में कोई असर पड़ रहा है? डू यू थिंक? अगर पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है? जो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स है, इसकी क्या इंटरेक्शंस है क्लाइमेट सिस्टम ऑफ द अर्थ के साथ? तो क्लाइमेट सिस्टम अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, दिस इज आवर अर्थ, ये जो यहाँ पे है दिस इज अर्थ, और जो आपको ऊपर व्हाइट कलर का दिख रहा है दिस इज द पोलर रीजन। पोलर रीजन का एक जो क्वालिटी है वो स्नो कवर्ड रहते हैं हमेशा, तो आर्कटिक एरिया, वहाँ पे हमेशा बर्फ रहेगी, बर्फ का कलर वाइट। नो दैट वाइट जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, आपको ये पता होगी, आपने पढ़ा होगा, जो वाइट होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है एज कम्पेयर टू ब्लैक और एनी अदर कलर। तो जो पोल्स है वहाँ पे जब सनलाइट आएगी, जब यहाँ पे सनलाइट आ रही है, जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये, तो बिकॉज ऑफ द वाइट स्नो वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। यू विल सी, अगर 100% यहाँ से जो लाइट्स आ रही है, 15% ही यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, 85% रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, पोल्स जो है वहाँ पे स्नो कवर्ड रहेगा, मेल्ट नहीं होगी, और अर्थ का टेम्परेचर भी बैलेंस्ड रहेगा, मेंटेन रहेगा, बाकी ओशन में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर अब ये हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो गई, तो क्या होगा, ये रेड कलर का एरिया अब आप देख लो, दिस इज बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो, पूरा पानी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट विल अब्सॉर्ब अराउंड 93% ऑफ द सोलर रेडिएशन, और बस 7 to 10% ही ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जब इतना एब्सॉर्ब होगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो नो मैटर आप उसके बाद मैंने क्या बता दिया, पहले क्या बताया था मैंने, फीडबैक लूप आपको पता है ना, क्लियरली यहाँ पे वही हो रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि फीडबैक लूप कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर कम भी करोगे, डिकार्बनाइजेशन करोगे,
कुछ भी करोगे, पर पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया होगा कि उसके बाद उसको सनलाइट की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी काम करने के लिए, वो खुद ब खुद काम करेगा, वो खुद ही स्नो मेल्ट होने लगेगी, बिकॉज द टेम्परेचर विल बी ऑलरेडी हाई। पानी का टेम्परेचर बढ़ गया होगा और वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ खुद ब खुद होती जाएंगी। दिस इज़ व्हाट द फीडबैक मैकेनिज्म जो मैं कह रहा था, फीडबैक लूप, दिस इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दैट इज़ डिस्ट्रप्शन ऑफ द कार्बन साइकिल। जो एक स्टडी के मुताबिक अगर 20 से 25% ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हो गई, अमेजोन बेसिन जो है अगर 25% होगा तो वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस है। अगेन आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसे क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आप इमेजिन करो कि एक मैकेनिज्म होता है प्रॉपर, एक वाटर साइकिल होता है, इवेपोरेशन होती है वाटर की, फिर जाके बारिश होती है प्लांट से ट्रांसपिरेशन की वजह से, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ पे सीखेंगे। ट्रांसपिरेशन की वजह से फिर बारिश हो जाएगी, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब पेड़ ही कट गए 25%, तो बारिश वैसे ही असर उस पर पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट विल गेट डिग्रेडेड, डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, एंड दैट इज हाउ द फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, पेड़ काटना छोड़ भी दोगे, बट दैट विल ऑलरेडी बी देयर, कौन सा फीडबैक लूप जो बन गया होगा, ये लूप में फंस के डेजर्टिफिकेशन कंटिन्यू होगी। और इंडिया पे भी इसका अच्छा खासा असर होगा। इंडियन मॉनसून के बारे में अगर हम बात करें तो मॉनसून में बहुत सारी थियरीज हैं। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर का मतलब ये है, ज़मीन गर्म हो जाती है जल्दी एज कम्पेयर टू पानी, उसकी वजह से विंड्स ब्लो करती है, सी ब्रीज आती है, जो यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो अगर इस टाइम पे हमारा सारा जो वाटर अलग जगह से गर्म हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था कि अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो ये हीट बैलेंस भी है ये भी बिगड़ जाएगा, तो मॉनसून पे भी असर पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉनसून पे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट को रिलेट करना, यू कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कि कैसे हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको यहाँ पे समझनी है। दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली फ्रॉम द टॉपिक। इसके बाद आपके कुछ पॉइंटर्स रहेंगे जो आपका आंसर अच्छा बना सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। एज आई टोल्ड यू, आइस शीट मेल्ट, अगर आइस शीट मेल्ट होगी तो क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगी। एज देयर इज अ स्टडी की जो भी आइलैंड नेशंस है बाई 2050 दे विल बी अंडर वाटर। जो इंडोनेशिया के साथ हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो अभी पानी के नीचे दस्ती जा रही है। देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया दैट आर अंडर थ्रेट, मुंबई भी इज अंडर थ्रेट। if the present pace continues they might also be underwater. सेम ओशन सर्कुलेशन डिसरप्शन मैंने आपको अभी पूरा समझा दिया था पीछे, इसकी वजह से क्या होगा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का डाईबैक मैंने आपको समझा दिया था। सो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो आपको बाद में लिखने हैं, सो दैट योर आंसर लुक्स गुड। दिस इज़ द अवॉइड, इसको कैसे करेंगे, अब अवॉइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रैपिड डिकार्बनाइजेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि जो यूरोपियन नेशन है या यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने 55% कम करने का प्लेज किया हुआ है। इसमें आप इंडिया का पंचमृत जो उन्होंने ग्लासगो में COP26 का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यू शुड यूज़ ऑल दीज पॉइंट्स, दीज विल इम्प्रूव योर आंसर एज वेल। ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, जैसे कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, प्रॉपर यूजेज। उसके बाद एफॉरेस्ट्रेशन, जो आपको पता होगी कि अफ्रीकन ग्रेट वॉल जो मैंने पहले बता दिया था, दैट्स बीइंग बिल्ट, मिलियंस ऑफ प्लांट्स आर बीइंग डन देयर टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, बिकॉज जो सहारा डेजर्ट है दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स द साहेल रीजन। अगर आपको रीजन्स के बारे में पता नहीं है, वी विल लर्न अबाउट इट इन ज्योग्राफी प्रॉपरली। और भी ऐसे सारे पॉइंट्स जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमारे पास टाइम बहुत कम है, the temperature, global temperature is increasing very rapidly, and we have very little time to take care of these things, because this is a planet we are living on, we have to take care of it. Delay अगर हम एक्शन में करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो डैमेज होगा that will be totally irreversible, so we should take care of these things and well. इंडिया भी इसमें काफ़ी काम कर रहा है, like the heat action plan जो है, अहमदाबाद heat action plan आपको पता होगी। You remember these points, these are very important, जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मिशन काकटिया कहाँ का है, तेलंगाना का। कहाँ का, जस्ट नो द नेम ऑफ द रीजन एज वेल। काकटिया का तेलंगाना का है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से एडवांस जो साइक्लोन्स वगैरह सब कुछ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस, बट हमारा जो मेन है वो आप समझ गए होंगे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, सो I'll answer you there about this. This is a very interesting topic, ताकि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया रहे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, डू आस्क मी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।